नंदिनी, अच्छा हुआ कि तुम आ गई। तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। नंदिनी को देखते ही तरंग की आंखें खिल गई। हम तो हमेशा सही समय पर ही आते हैं जीजा जी। पर यह तो बताइए कि अचानक ऐसा क्या काम आन पड़ा। कल खुशी के स्कूल में बच्चों के माता पिता को आमंत्रित किया गया है। मैं तो जान ही सकता। कल मुख्यालय से पूरी टीम आ रही है निरीक्षण करने। अपनी दीदी नर्मदा की तो तुम जानती ही हो। दो चार लोगों को देखते ही गिग्गी बन जाती है। यदि कल तुम खुशी के स्कूल चली जाओ तो बड़ी कृपा होगी। तरंग ने बड़े ही नाटकीय स्वर में कहा। आपकी इच्छा हमारे लिए आदेश है, पर बदले में आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कहो ना, ऐसी क्या बात है? कल टिवोली में एक नई फिल्म लगी है। आपको मेरे साथ देना ही पड़ेगा। नंदिनी ने तुरंत ही हिसाब किताब बराबर करने का प्रयत्न किया। यह कौन सी बड़ी बात है? मैं तो स्वयं यह फिल्म देखना चाह रहा था, और इतना मनमोहक साथ मिल जाए तो कहना ही क्या है। तरंग बड़ी अदा से मुस्कुराया। चलो, खुशी की समस्या तो सुलझ गई। क्यों खुशी, अब तो खुश हो? तरंग ने अपनी बेटी की सहमति चाही। नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। मैं तो बहुत दुखी हूँ। मेरे स्कूल में जब मेरे सभी साथियों के साथ उनके मम्मी पापा आएंगे तब मैं अपनी नंदनी मौसी के साथ पहुँचूंगी। खुशी रुआसी हो उठी। चिंता मत करो खुशी बेटी, मैं तुम्हारे स्कूल में ऐसा क्षमा बांधूंगी कि तुम्हारे सब गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। नंदिनी ने खुशी को गोद में लेने का यत्न करते हुए कहा। मुझे नहीं चाहिए आपका समावमा। अगर मेरे मम्मी पापा मेरे साथ नहीं जा सकते तो मैं कल स्कूल ही नहीं जाऊंगी। खुशी पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। तुमने बहुत सिर चढ़ा लिया है अपनी लाडली को। घर आए मेहमान से कैसे व्यवहार करना चाहिए यह तक नहीं सिखाया उसे। तरंग नर्मदा पर बरस पड़ा। उस पर क्यों बरसते हो? तुम भी तो पापा हो खुशी के। तुमने कुछ क्यों नहीं सिखाया पढ़ाया? तरंग की माँ पूर्णा देवी, जो अब तक तटस्थ भाव से सारा प्रकरण देख रही थी, अब स्वयं को रोक न सकी। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह जीवन भर याद रखेगी। तरंग तेजी से अंदर की ओर लपका तो नर्मदा को जैसे होश आया। उसने दौड़कर खुशी को गोद में छिपा लिया। आज से इसका खाना पीना बंद। 2 दिन भूखी रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। तरंग लौटकर सोफे पर पसरते हुए बोला। क्यों इतना क्रोध करते हो जीजा जी? खुशी तो 5 वर्ष की नन्ही सी बच्ची है। वह क्या समझे तुम्हारी दुनियादारी? जो मन में आया बोल दिया। चलो अब मुस्कुरा भी दो जीजा जी। क्रोध में तुम जरा भी अच्छे नहीं लगते। नंदिनी बड़े लाड से बोली तो नर्मदा भड़क उठी। नंदिनी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। इस समय तुम जाओ। हमें अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को स्वयं सुलझाने दो। वह बोली। दीदी तुम भी। मैं तो तुम्हारे लिए ही चली आती हूँ। आज भी ऑफिस से सीधी यहाँ चली आई। तुम तो जब भी मिलती हो यही रोना रोती हो कि तरंग तुमसे दुर्व्यवहार करते हैं, तुम्हारा ख्याल नहीं रखते। मुझे लगा मेरे आने से तुम्हें राहत मिलेगी। नहीं तो मुझे क्या पड़ी है यहाँ आकर अपना अपमान करवाने की। नंदिनी ने पलटवार किया। नर्मदा, नंदिनी से क्षमा मांगो। घर आए मेहमान से क्या इसी तरह व्यवहार किया जाता है? नर्मदा कुछ बोल नहीं पाती। उससे पहले ही तरंग ने फरमान सुना दिया। नर्मदा तरंग की बात सुनकर प्रस्तर मूर्ति की भांति खड़ी रही। न उसने तरंग की बात का उत्तर दिया, न माफ़ी मांगी। तुमने सुना नहीं? नंदिनी से क्षमा मांगने को कहा था मैंने। तरंग चीखा। मेरे लिए संभव नहीं है तरंग, नर्मदा ने उत्तर दिया और खुशी को गोद में उठाकर अंदर चली गई। छोड़ो भी जीजा जी, क्यों बात का बतंगड़ बनाते हो? मैं अब चलूंगी। नंदिनी उठकर खड़ी हुई। इस तरह बिना खाए पिए, रुको मैं कोई ठंडा पे लेकर आता हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नंदिनी ने अपना बैग उठा लिया। ठीक है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ कर आता हूँ। मैं अपनी कार से आई हूँ। अपनी कार में जाना भी अकेली युवती के लिए सुरक्षित नहीं है। तरंग तुरंत साथ चलने के लिए तैयार हो गया और क्षण भर में ही दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले मुख्य द्वार से बाहर हो गए। द्वार बंद कर जब नर्मदा पलटी तो खुशी और पूर्णा देवी दोनों उसे आग्नेय दृष्टि से घूर रही थी, जैसे उसने कोई अक्षम्य अपराध कर डाला हो। मम्मी तुम गंदी हो, खुशी रुआसे स्वर में बोली। उसे तरंग का इस तरह नंदिनी के साथ चले जाना बहुत अखर रहा था। आप भी कह ही डालिए जो कहना है। इस तरह मुंह फुलाए क्यों बैठी हैं? नर्मदा पूर्णा देवी को चुप बैठे देखकर बोली। मैं तो यही कहूँगी कि तुमसे कहीं अधिक बुद्धिमान तो तुम्हारी 5 वर्षीय बेटी है। उसने आज नंदिनी को अपने व्यवहार से वह सब
जता दिया जो तुम कभी नहीं कर पाई। मैं आपके संकेतों की भाषा समझती हूँ माँ जी, पर क्या करूँ? नंदनी मेरी चचेरी बहन है। चचेरी बहन बात अपनी गृहस्थी बचाने की हो तो सगी बहन से भी सावधान रहना चाहिए। पूर्णा देवी बोली, नंदनी को क्या दोष है माँ जी? जब अपना पैसा ही खोटा निकल जाए, तरंग को तो अपनी पत्नी को छोड़कर हर युवती में गुण ही गुण नजर आते हैं। आज नंदनी है, उससे पहले तन्वी थी। विवाह से पहले की उनकी रास लीलाओं के संबंध में तो आप जानती ही हैं। मैं सब जानती हूँ, पर मैंने जिस लड़की को तरंग की पत्नी के रूप में चुना था वह तो जीवी विषा से भरपूर थी। तुम्हारा गुणगान अपने तो क्या पराये भी करते थे। फिर ऐसा क्या हो गया जो तुम सबसे कटकर अपनी ही खोल में सिमट कर रह गई हो? पता नहीं, पर दिन रात मेरी कमियों का रोना रोकर तरंग ने मुझे विश्वास दिला दिया कि मैं किसी योग्य नहीं हूँ। आपने सुना नहीं था? तरंग नंदिनी से कह रहे थे कि अजनबियों के बीच जाते ही मेरी घिग्गी बन जाती है, जबकि कॉलेज में मैं साहित्य क्लब की सर्वे सर्वा थी। पूरे 4 वर्षों तक मैंने उसका संचालन किया था। जानती हूँ, पर कॉलेज में तुम क्या थी कोई नहीं पूछता। अब तुम क्या हो, अपने लिए नहीं तो खुशी के लिए अपने जीवन पर अपनी पकड़ ढीली मत पड़ने दो बेटी, पूर्णा देवी ने भरे गले से कहा। नर्मदा ने खुशी और पूर्णा देवी को खिला पिलाकर सुला दिया और तरंग की प्रतीक्षा करने लगी। तरह तरह की बातें सामने प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ी थी। सोच में डूबी हुई कब वह निद्रा देवी की गोद में समा गई, उसे स्वयं ही पता नहीं चला। तरंग ने जब घंटी बजाई तो वह घबरा कर उठ बैठी। मर गई थी क्या? कब से घंटी बजा रहा हूँ। द्वार खुलते ही नशे में धुत तरंग बरस पड़ा। यह क्या शरीफों के घर आने का समय है? वह भी नशे में धुत लड़खड़ाते हुए। आवाज़ नीची रखो, पड़ोसी जाग जाएंगे। पड़ोसियों का डर किसे दिखा रहे हो? बेचारी नंदनी से तुमने पानी तक नहीं पूछा, कितनी आहत होकर गई है वह यहाँ से। वह तो तुम्हारे और खुशी के लिए जान भी देने को तैयार रहती है। उसके साथ ऐसा व्यवहार, उसे रेस्तरां में ले जाकर खिलाया पिलाया। मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। तरंग अपनी ही रो में बहे जा रहा था। समझ गई, मतलब खा पी कर आए हो, अब भोजन की आवश्यकता नहीं है। नर्मदा व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोली, यह भी कोई कहने की बात है? सीधी सादी बात भी तुम्हें समझ में नहीं आती। मुझे शिरोमणि कहेगी। अस्पष्ट शब्दों में बोलकर तरंग अपने बिस्तर में लुढ़क गया। और कोई दिन होता तो रोती कलपती नर्मदा भूखी ही सो जाती, पर आज नहीं। कहीं कोई कांटा इतना गहरा धंस गया था जिसकी टीस उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। स्वयं को स्वस्थ रखने का भार भी तो उसके ही कंधों पर है। क्या हुआ जो तरंग साथ नहीं देता? नर्मदा ने भोजन की करीने से मेज पर सजाया, जैसे किसी अतिथि के आने की प्रतीक्षा हो। बत्ती बुझाकर मोमबत्ती जलाई और उसकी मंद रोशनी में रात्रि भोज का आनंद लेती रही। लंबे समय के बाद उसे लगा कि प्रसन्न होने के लिए किसी बड़े तामझाम की आवश्यकता नहीं होती, सही मनोस्थिति का होना ही पर्याप्त है। फिर न जाने क्या सोचकर अपनी फाइल निकाल कर बैठ गई। पढ़ाई में वह ठीक ठाक थी, पर अन्य गतिविधियों में उसका सानी कोई नहीं था। नृत्य, संगीत, खेलकूद, वाद विवाद, नाटकों में उसकी उपस्थिति अनिवार्य समझी जाती थी। पर विवाह होते ही सब कुछ बदल गया। नर्मदा ने उदासीनता की ऐसी चादर ओढ़ ली जिसे भेद पाना दूसरों के लिए तो क्या, स्वयं उसके लिए भी कठिन हो गया था। रात के सन्नाटे में स्वयं से ही अपना परिचय करवा कर नर्मदा रोमांचित हो उठी। खुशी ने उसके व्यक्तित्व को झंझोर कर जगा दिया। अगले दिन की उजली सुबह नया ही रूप रंग लेकर आई। नर्मदा होले होले गुनगुना रही थी। तरंग को ऑफिस जाने की जल्दी थी। इंस्पेक्शन ही था, तैयारी जो करनी थी। नंदिनी को फ़ोन कर देना, कल के व्यवहार के लिए क्षमा मांग लेना, नहीं तो वह नहीं आने वाली खुशी के स्कूल। तरंग जाते हुए हिदायत दे गया था। सुनकर खुशी ने ऐसा मुंह बनाया कि पूर्णा देवी को हंसी आ गई। मुझे नहीं जाना नंदिनी मौसी के साथ। तरंग को जाता देख खुशी धीमे स्वर में बुदबुदाई। खुशी चलो तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है। नर्मदा ने खुशी से कहा, मैं नंदिनी मौसी के साथ स्कूल नहीं जा रही, तुम मेरे साथ जाओगी। तुम्हारे पापा व्यस्त है पर मैं नहीं। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का भार मेरे कंधों पर है, नंदिनी पर नहीं। सच मम्मी, मेरी नई जन्मदिन वाली पोशाक निकाल दो। आज स्कूल ड्रेस पहनना ज़रूरी नहीं है। दादी माँ, सुना आपने, मैं और मम्मी स्कूल जा रहे हैं। खुशी ताली बजाकर नाचने लगी। मुझे नहीं ले चलेगी खुशी? घर में बैठे बैठे ऊब जाती हूँ मैं। चलिए मामा जी, हम तीनों चलेंगे। स्कूल जाने के बाद थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, फिर
बाहर ही खा पी कर लौट आएंगे। उत्तर खुशी के स्थान पर नर्मदा ने दे दिया। क्यों नहीं, मैं तो खुशी से पहले तैयार हो जाऊंगी। पूर्णा देवी ने सहमति जताई। तरंग ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था होगा कि उसके परिवार की महिलाएं बिना उसकी सहायता के घर से बाहर की खुली हवा में निकलने का साहस करेंगी। पूर्णा देवी ने परिवार में कठोर अनुशासन में दिन बिताए थे। उनके सास ससुर ही नहीं, उनके पति भी स्त्रियों का स्थान घर की चार दीवारी में ही होने में विश्वास रखते थे। उन्होंने यही सोचकर संतोष कर लिया था कि उनका जीवन तो किसी प्रकार कट गया, पर आने वाली पीढ़ी को वे अपनी तरह घुट घुट कर जीने नहीं देगी। पर केवल सोच लेने से क्या होता है। वे नर्मदा के हंसमुख और जिंदा दिल स्वभाव से ही प्रभावित हुई थी, पर विवाह के बाद तिल मिलकर बुझने लगी थी। नर्मदा यूँ घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तरंग की अच्छी भली नौकरी थी। उनके पति श्री राम का फलता फूलता व्यवसाय था, पर तरंग ने अपने पिता के आचार विचार और स्वभाव विरासत में पाया था। वह स्वयं रंग रलियां मनाने को स्वतंत्र था, पर नर्मदा पर कड़ा पहरा था। उसका खिड़की से बाहर झांकना तक तरंग को पसंद नहीं था। नर्मदा को हर बात पर नीचा दिखाना, जलीकटी सुनाना, क्रोध में बर्तन प्लेटें आदि उठाकर फेंक देना उसके स्वभाव के अभिन्न अंग थे। ऐसे में नर्मदा अपने ही संसार में सिमट कर रह गई थी। दादी माँ सो गई क्या? उनकी विशाल श्रृंखला शायद इसी तरह चलती रहती कि खुशी के स्वर ने उन्हें झंझोर कर जगा दिया। मेरी स्कूल आ गई दादी माँ, खुशी बोली। तेरा स्कूल नहीं आया बुद्धू, हम तेरे स्कूल आए हैं, पूर्णा देवी ने हंसते हुए कहा। देखा मम्मी, दादी माँ मुझे बुद्धू कह रही है, खुशी हंसते हुए बोली। फिर माँ और दादी माँ का हाथ थामे अपनी कक्षा की ओर खींच कर ले गई। श्री मैम, मेरी मम्मी और मेरी दादी माँ, खुशी ने प्रसन्नता से अपनी टीचर से दोनों का परिचय कराया। आपको पहली बार देखा है मैंने, आप तो कभी आती ही नहीं, कभी मन नहीं होता हम लोगों से मिलने का। श्री मैम ने उल्हाना दिया। जी आगे आया करूँगी, नर्मदा ने उत्तर दिया। हम लोग तो अभिभावकों और बच्चों के बीच मेल जोल को प्रोत्साहित करते हैं। बहुत से बच्चों की माएँ शनिवार को बच्चों को कहानियाँ सुनाती हैं, गेम्स खिलाती हैं, क्राफ्ट सिखाती हैं। चाहे तो आप भी अपनी रुचि के अनुसार बच्चों को कोई भी हुनर सिखा सकती हैं। मेरी दादी माँ को बहुत सी कहानियाँ आती हैं और मेरी मम्मी तो इतनी होशियार है कि पूछो ही मत। खुशी अब भी जोश में थी। हम तो अवश्य पूछेंगे, श्री मैम मुस्कुराई। तभी खुशी श्री मैम के कान में कुछ कहने लगी। हाँ देख लिया, तुम्हारी मम्मी तो वाकई बहुत सुंदर है। श्री मैम ने खुशी की हाँ में हाँ मिलाई। बहुत नटखट हो गई है, कुछ भी बोलती रहती है। नर्मदा शर्मा गई। सुंदर को सुंदर नहीं तो और क्या कहेंगी खुशी? आपकी बेटी बहुत प्यारी और होशियार है, पर किसी शनिवार को आइए ना, बच्चों को कुछ भी सिखाइए या केवल उन्हें गीत सुनाइए, बातचीत कीजिए। इससे बच्चों का व्यक्तिगत विकास होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। सदा चहकती रहने वाली खुशी शनिवार को अलग थलग उदास सी बैठी रहती है। श्री मैम ने पुनः याद दिलाया। मैं भविष्य में याद रखूंगी, खुशी की खुशी में ही मेरी खुशी है, नर्मदा ने आश्वासन दिया। स्कूल से निकलकर नर्मदा खुशी को एक बड़े से मॉल में ले गई। वहाँ बच्चों के लिए अनेक प्रकार के गेम्स थे, जिनका आनंद लेने के लिए वहाँ बच्चों की भीड़ लगी थी। खुशी के साथ ही पूर्णा देवी और नर्मदा ने भी उनका भरपूर आनंद लिया। दिन भर मस्ती करके और खा पी कर जब तीनों घर पहुँची तो थक कर चूर हो गई थी। अतः शीघ्र ही निंद्रा देवी की गोद में समा गई। घंटी की आवाज़ सुनकर नम्रता हड़बड़ा कर उठी। घड़ी में 6 बज रहे थे। द्वार खोला तो तरंग सामने खड़ा था। सो रही थी? हाँ, नर्मदा बोली। खुशी और माँ भी सो रही हैं? पूछते हुए तरंग अंदर आ गया। फिर गुस्से से बोला, जमाना कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, पर तुम सब तो बस अपनी नींद में डूबे रहो। क्या कहकर गया था मैं? यही ना कि नंदिनी को फ़ोन कर लेना और कल के व्यवहार के लिए क्षमा मांग लेना, तो वह खुशी को स्कूल ले जाएगी। पर नहीं, तुम अपनी ही ऐंठ में हो। तुमने कुछ नहीं किया, चाहे बच्चों का भविष्य चौपट हो जाए। हमने फ़ोन नहीं किया तो क्या हुआ? आपने तो नंदिनी को फ़ोन किया ही होगा ना? नर्मदा ने सहज भाव से पूछा। प्रश्न पूछ रही हो या ताना मार रही हो? तरंग क्रोधित हो उठा। मैं तो दोनों में से कुछ भी नहीं कर रही। मैं तो केवल जानना चाह रही थी, तो जान लो। मैंने नंदिनी को यह जानने के लिए फ़ोन किया था कि वह खुशी के स्कूल गई या नहीं, तो पता चला कि तुमने उसे फ़ोन तक नहीं किया। क्षमा मांगने की कौन कहे? एक बात तो साफ हो गई कि तुम्हें खुशी की कोई चिंता नहीं है।
खुशी की चिंता है इसलिए नंदिनी को फ़ोन नहीं किया तरंग। यह भी जान लो कि अजनबियों के सामने मेरी घिघी नहीं बनती है। मैं और माजिद खुशी के स्कूल गए थे और सच मानो कि खुशी को इतना खुश मैंने पहले कभी नहीं देखा। नर्मदा हर एक शब्द पर जोर देकर बोली। ओह, तो अब तुम्हारे मुंह में भी जबान आ गई। तुम यह भी भूल गई कि नंदिनी तुम्हारी बहन है। तरंग, चाहे बहन हो या पति, अन्याय का प्रतिकार करने का अधिकार तो मेरे पास होना ही चाहिए। मैं अब तक चुप थी पर अब मैं लड़ूंगी, अपने लिए नहीं, अपनी बेटी खुशी के लिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटी। पूर्णा देवी, जो अब तक चुप खड़ी थी, धीमे स्वर में बोली, माँ तुम भी? तरंग चौंक कर बोला, क्या कहूँ बेटे, जीवन भर अन्याय सहती रही मैं, पर अब लगता है समय बदल गया है। नर्मदा के साथ मैं भी लड़ूंगी अपनी खुशी के लिए। पूर्णा देवी धीमे पर दृढ़ स्वर में बोली। नर्मदा बढ़कर पूर्णा देवी के गले से लग गई। उसकी आंखों में आभार के आंसू थे। अब उसने पहली बार भय नहीं बल्कि विश्वास के साथ आगे बढ़ने का निश्चय कर लिया था, क्योंकि अब वह जान चुकी थी कि एक माँ की जागी हुई चेतना ही बेटी का सबसे सुरक्षित भविष्य होती है।